अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी हमारी जो मुलाकात हुई थी लेक्चर नंबर 18.4 में, उसमें मैंने आप लोगों को एनर्जी की डेरिवेशन कराई और ये वाला पोर्शन देख लें, वैसे ही मौजूद है। इस पोर्शन को मैंने मिटाया भी नहीं है। ये हमारे पास एनर्जी की क्या हो गई थी, डेरिवेशन हो गई थी इस जगह पे। ये देख लें, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम एनर्जी की डेरिवेशन कर चुके थे। आज हमें वेवलेंथ की डेरिवेशन करनी है, यानी इस वीडियो में हम आपको वेवलेंथ की डेरिवेशन करना सिखाएंगे। पेपर में 3 डेरिवेशन में से कोई एक आती है, या तो रेडियस की आती है, या तो एनर्जी की आती है, या तो वेवलेंथ की आती है। तो पहले बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ो और फिर उसके बाद घर में बैठ के इसकी 1 से 2 दफ़ा प्रैक्टिस करो। नोट्स में मैंने जो डेरिवेशन दी है उसके स्टेप्स में और मेरे स्टेप्स में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, या आप किसी और नोट्स को फॉलो करते हैं तो उनके स्टेप्स में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, या मुझे चाय दे देना अगर है तो स्टेप्स में फ़र्क हो सकता है। बट सिलसिले कुछ ऐसे हैं कि मेरा मशवरा ये है भाइयों वाला कि आप तमाम के तमाम बच्चे उस डेरिवेशन को याद करें जो सामने लिखी हुई है, यानी मैंने जो समझाई है। उससे होता क्या है कि आपने एक एक स्टेप को समझा हुआ है तो यूँ याद हो जाएगी इंशाल्लाह। खैर, वेवलेंथ की डेरिवेशन करने के लिए पहला स्टेप बेटा जो आपका है वो ये कि आप याद रखिएगा, वेवलेंथ की डेरिवेशन में सबसे पहले आप यूज़ करेंगे कि डेल्टा ई बराबर होता है, सिंस यानी हमें पता है कि डेल्टा ई बराबर होता है E1 माइनस E2 के। ये वाला स्टेप कहाँ से आया ये भी सुन लीजिए। नील बोहर एटॉमिक मॉडल का 3rd पॉइंट था ये, ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि सिंस E1 इज़ ग्रेटर देन E2, यहाँ जो E1 है वो E2 से क्या है बेटा, बड़ा है, यानी E1 E2 के मुकाबले में ग्रेटर है। सही बेटा, तो हमारे पास E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 E2 से बड़ा है। अगला स्टेप जरा देखिएगा बहुत आराम से। अगले स्टेप में बन जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू, अब मैं पहले स्टेप लिख रहा हूँ और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। सी, मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को ये वाला फार्मूला तो पता है, बता चुका हूँ कि ई का फार्मूला है -1/n²। ई का फार्मूला क्या था, -1/n², me की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे E1 है, इमेजिन कर लो, तो यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी फैक्टर तो सारे कांस्टेंट है ना, 1 2 3 यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर E2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n2। तो आप देख ले, यही फार्मूला यूज़ किया है। E1 की जगह E1 का फार्मूला और E2 की जगह E2 का फार्मूला। पूरा फार्मूला E और E का है। अगर E1 है तो यहाँ पे N1 और E2 है तो यहाँ पे N2। ये देखो माइनस ये फैक्टर, फिर यहाँ पे ये मेथड का माइनस है जो कि यहाँ पे का माइनस है, और ये फार्मूले का माइनस है। तो E1 माइनस E2। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, बहुत ही आसान स्टेप है, मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। स्टेप देखिएगा, -1/n1 स्क्वायर me की पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 1/n2 स्क्वायर me की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। कुछ नहीं किया बेटा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखो, डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये प्लस वाला फैक्टर मैंने क्या लिख दिया, शुरू में लिख दिया, और माइनस वाला फैक्टर मैंने कहाँ लिख दिया, बाद में लिख दिया। ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगा 1/, ये मतलब ये प्लस वाली वैल्यू है ना, इस पूरी प्लस वाली वैल्यू को रख के चले आओ। इस प्लस वाली वैल्यू को कहाँ रख रहे हैं, शुरू में रख रहे हैं। तो ये बन जाएगा 1/n2 स्क्वायर me की पावर 4/8
एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये देखो माइनस वाला बाद में, प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में, माइनस 1/n1 स्क्वायर m⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से इस स्टेप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट स्टेप ज़रा देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप बनेगा डेल्टा ई इज इक्वल टू m⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। अब ये स्टेप भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर मैं समझा दे रहा हूँ। देखो m⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर को मैंने क्या लिया है, कॉमन लिया है। तो इस फैक्टर को जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे बचेगा 1/n2 स्क्वायर, ये वाला फैक्टर, माइनस यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर बच जाएगा 1/n, यानी ये और ये कॉमन ले लिया तो ये बचा और ये बचा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। ठीक है बेटा, ये अभी हम एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं किसके लिए, वेवलेंथ के लिए, यानी हमारे पास वेवलेंथ की डेरिवेशन हो रही है या फिर हम वेवलेंथ का फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। मेरा बेटा बात कुछ ऐसी है कि अब हमारे पास यहाँ तक की डेरिवेशन करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा या नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड लगेगा उसमें ये होगा कि डेल्टा ई का फार्मूला होता है एच न्यू, ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। न्यू कहलाती है फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी, और न्यू का फार्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा। ये आप लोगों को फार्मूला अभी अगर याद नहीं है तो चैप्टर 17 वगैरह के लेक्चर जब होते हैं तो उसमें न्यू का फार्मूला पूरा नज़र आता है, समझाया जाता है, तो वहाँ से याद हो जाएगा। फिलहाल फार्मूला याद कर लो कि न्यू का फार्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा। तो एच और न्यू की जगह क्या आ जाएगा, सी अपॉन लैम्डा। तो ई की वैल्यू होती है एच सी अपॉन लैम्डा। तो मैं इस वैल्यू को पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे रहा हूँ। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर किसका बेटा, 1 का। तो अब ज़रा देखिए कि इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी एच सी अपॉन लैम्डा। ये देखो डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ से उठा के डेल्टा ई की जगह पुट हो रही है, डेल्टा ई एच सी अपॉन लैम्डा m⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। ठीक है बेटा, 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। मेरे ख्याल से स्टेप भी आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट स्टेप करने जा रहा हूँ, बनेगा 1/λ इज इक्वल टू m⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ इंटू सी 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। आप कहेंगे आपने ये क्या किया सर, देखो h वहाँ चला गया तो h स्क्वायर और h मिलके क्या बन गया, h³। सी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, वहाँ की डिवाइड करेगा, सी नीचे आ गया। ठीक है, बाकी स्टेप ऐसे ही है। ये स्टेप भी क्लियर हो गया होगा। अगला स्टेप ज़रा देखिएगा। ये जो है ना, ये जो पूरा फैक्टर है, ये पूरा का पूरा फैक्टर m⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ इंटू सी, इस पूरे को कहते हैं रैडबर्ग कांस्टेंट। क्या कहते हैं, रैडबर्ग कांस्टेंट। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो रैडबर्ग कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू
ये रैडबर्ग्स कांस्टेंट कहलाता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 1.097 एक्सपोनेंशियल, याद रखिएगा बार बार एक्सपोनेंशियल -7 नहीं होती, एक्सपोनेंशियल +7 होती है। ठीक है, तो ये पूरा रैडबर्ग कांस्टेंट के बराबर ले लेते हैं हम, डायरेक्ट हम लेंगे इसको रैडबर्ग कांस्टेंट के बराबर। ये बन जाएगा 1/λ, और अगर आपको है तो सारी वैल्यूज पुट करें और इसको निकाल लें। me⁴, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं। तो अगले स्टेप में बेटा क्या बनेगा, RH, यानी ये पूरे की जगह क्या आ गया RH 1/n² माइनस 1/n1²। और आपकी दुआओं से हमारी वेवलेंथ की डेरिवेशन भी क्या हुई बेटा, कंप्लीट हुई। तो आज हमारा एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट, इंतहाई बड़ा और आने वाला टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। लाइन से हमने अभी 5 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं चैप्टर 18 के। अब 2 ऐसे लेक्चर्स रह गए हैं जो कि थ्योरेटिकल लेक्चर हैं। अगर आप उसको सुनेंगे तो इंटरेस्टिंग बहुत है, बट वो पेपर में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आने वाले नहीं हैं। बट चैप्टर 18 अगर यहाँ तक कोई कंप्लीट कर ले तो मेरे ख्याल से 90% वो चैप्टर 18 क्या कर लेगा, अपना कंप्लीट कर लेगा। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक बच गया एक्सरे का और लेज़र का, और इन दोनों के साथ हमारा चैप्टर 18 क्या हो जाएगा बेटा, फिनिश हो जाएगा। मैंने सोचा ये था कि मैं न्यूमेरिकल्स भी तुम लोग को यहीं पे करवा दूंगा कंप्लीट, बट मैं न्यूमेरिकल तुम लोगों को करवाऊंगा फिजिकल क्लास में, क्योंकि हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके। और जब न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, इसके इतने इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं। एक न्यूमेरिकल मैं करवाता हूँ, बाकी न्यूमेरिकल आपसे प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो बहुत अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली मैं इस दफ़ा तुम लोग के न्यूमेरिकल का ही सेशन लगाऊँ प्रॉपर अंदाज में, ताकि आप बहुत अच्छे अंदाज में अपने न्यूमेरिकल्स कर सकें। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।